Good morning. So today's topic is arrest and remand. Arrest and remand. So basically आज के टॉपिक में हम सेक्शन 56, सेक्शन 57 एंड सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी देखेंगे, जिसमें कि पुलिस रिमांड के बारे में बोला गया है, So section 56 deals with that provision जिसमें पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करके ही इज टेकिंग दैट पर्सन टू द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसकी पुलिस कस्टडी स्टार्ट हो जाएगी. तो उससे पहले का जो टाइम ड्यूरेशन होता है अरेस्ट से पुलिस स्टेशन तक का, वो सेक्शन 56 में कवर होता है. और सेक्शन 56 बोलता है कि ये जो टाइम होना चाहिए अरेस्ट से लेके पुलिस स्टेशन तक ले जाने का जो टाइम होगा, दैट शुड बी अ रीजनेबल टाइम पीरियड. देन पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद सेक्शन 56 का एप्लीकेशन वहां खत्म हो जाता है. वहां से सेक्शन 57 लग जाता है. 57 सेक्शन जो है वो पुलिस स्टेशन में आने के बाद, मतलब पुलिस कस्टडी स्टार्ट होने के बाद जेएम के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होने तक आपका सेक्शन 57 लगेगा. और सेक्शन 57 क्या बोलता है कि एक बार पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी स्टार्ट होने के बाद से लेके ही शुड बी, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स. तो वो टाइम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने तक का जो टाइम है वो मैक्सिमम 24 आवर्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. So that is a safeguard which is given to the person arrested. That is a safeguard. Okay, तो सेक्शन 56 और 57 जो है ये अरेस्टेड पर्सन के लिए कुछ सेफगार्ड है. बट अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें तो कई बार जो केसेस होते हैं दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुलिस ऑफिसर कि 24 आवर्स में अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना, बिकॉज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने से पहले उसको कई सारी ऐसी चीजें होती हैं विच इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो उसको कंप्लीट करना होता है. सो वो चीज 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाती है. तो इस चीज के लिए देयर इज अ प्रोविजन इन सीआरपीसी विच इज सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें पुलिस जो ऑफिसर जो है वो 24 आवर्स के विद इन पर्सन, अरेस्टेड पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस तो कर देता है, बट ही प्लीड्स फॉर फर्दर रिमांड और कस्टडी. बिकॉज अगर उसको और इंटेरोगेट करना है उस पर्सन को तो वो और रिमांड या कस्टडी सीक करेगा. अब वो पुलिस रिमांड या पुलिस कस्टडी भी हो सकती है, वो जुडिशियल रिमांड, जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है. तो सेक्शन 167 डील्स विथ फर्दर रिमांड अगर इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है 24 आवर्स के विद इन. बट टू प्रिवेंट दी फाउल प्ले बाय दी पुलिस ऑफिसर, ताकि पुलिस ऑफिसर इसको मिसयूज ना कर पाए. ऐसे तो पुलिस ऑफिसर कितने टाइम के लिए भी रिमांड सीक करेगा, तो दैट विल बी अगेंस्ट आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, बिकॉज इट विल हैम्पर द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. सो टू प्रिवेंट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन 167 के अंदर भी कुछ टाइम पीरियड्स दे रखे हैं जिसके बियॉन्ड पुलिस या जुडिशियल कस्टडी ग्रांट नहीं की जा सकती है. सो पुलिस कस्टडी जो है 24 आवर्स के बाद मैक्सिमम 15 डेज के लिए ग्रांट की जा सकती है. एक बार जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 15 डेज की पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी है, उसके बाद पुलिस कस्टडी और आगे ग्रांट नहीं होगी. इट विल ओनली बी जुडिशियल कस्टडी विच कैन बी ग्रांटेड आफ्टर दी 15 डेज पुलिस कस्टडी. और वो जुडिशियल कस्टडी भी जो है वो 90 डेज होगी मैक्सिमम इन केसेस जिसमें ऑफेंस इज पनिशेबल विथ ईदर डेथ or life imprisonment or imprisonment for 10 years or more. That will be 90 days maximum. But अगर 10 years से कम की punishment का कोई offense है, उसके लिए the maximum judicial custody is 60 days.
So that is the safeguard which is given for the arrested person, as well as it contains the provision so that the investigation procedure or the interrogation procedure is not hampered. So that is a gist of section 56, 57 and 167. Section 167 CRPC पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 56, 57 बिकॉज सेक्शन 56 और 57 में अरेस्टेड पर्सन के लिए सेफगार्ड दिए गए हैं, सेफगार्ड दिए गए हैं. इट इज अ सेफगार्ड फॉर द अरेस्टेड पर्सन. बट इन दोनों सेक्शंस का एक एक्सेप्शन जो है वो है सेक्शन 167. सेक्शन 167. सो सेक्शन 56 और 57 में हमारे सेफगार्ड्स दिए गए हैं अरेस्टेड पर्सन के लिए. और इन सेफगार्ड्स का, बिकॉज any right which is given to any person, it is not an absolute right. Even fundamental rights भी जो होते हैं, they are not absolute right. उनके कहीं ना कोई exception जरूर होता है. So basically 56, 57 में भी जो rights दिए गए हैं accused person, arrested person के लिए, These are the safeguards. और इसका जो एक्सेप्शन है इन दोनों सेक्शंस का, जो एक एक्सेप्शन है, दैट इज सेक्शन 167. ऑल राइट, सो आई विल स्टार्ट विथ सेक्शन 56 फर्स्ट. सेक्शन 56. सेक्शन 56 जो है ये आपका एक टाइम ड्यूरेशन के बारे में है. एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी मैं आपको ये. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन इज अरेस्टेड. यहां पे ए जो है वो अरेस्ट हुआ है. अब पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करके लेके जा रहा है पुलिस स्टेशन. नाउ जिस टाइम ये अरेस्ट हुआ है और जब ये पुलिस स्टेशन पहुंचेगा, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होना चाहिए, इट शुड बी अ रीजनेबल टाइम पीरियड एंड नॉट अनरीजनेबल. दैट मीन्स दिस सेक्शन 56 is against unreasonable delay. अनरीजनेबल डिले. सेक्शन 56 जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? जब पर्सन अरेस्ट होता है. अरेस्ट करके उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, तो जब तक वो पुलिस स्टेशन पहुंचेगा वहां पे आपका सेक्शन 56 काम आएगा. और वो जो टाइम पीरियड होना चाहिए अरेस्ट और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बीच का जो टाइम पीरियड होना चाहिए, इट मस्ट बी रीजनेबल टाइम एंड नॉट अनरीजनेबल टाइम. The principle behind section 56 is to prevent unreasonable delay. To prevent unreasonable delay. एक बार इसका bare section पढ़ेंगे हम. Section 56. Person arrested to be taken before the magistrate or the police officer in charge of the police station. Arrest से लेके पुलिस स्टेशन जाने तक का टाइम. अरेस्ट से लेके पुलिस स्टेशन जाने तक का टाइम. अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट. विदाउट वारंट मैंने आपको बताया है, विदाउट वारंट जहां भी यूज हो रहा है आपका, दैट मीन्स इट इज अ कॉग्निजेबल केस. सेक्शन 56 अप्लाइज ओनली इन कॉग्निजेबल केसेस, क्योंकि बहुत डायरेक्टली लिखा है विदाउट वारंट. और कॉग्निजेबल केस क्या होता है? जिसमें अ पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट विदाउट वारंट, दैट इज अ कॉग्निजेबल केस. सो दैट मीन्स ये एक कॉग्निजेबल केस के सिचुएशन में ही अप्लाई होगा. तो सेक्शन 56 अप्लाइज ओनली ऑन कॉग्निजेबल केसेस. ओके. विदाउट वारंट shall without unnecessary delay
take or send the person either before the magistrate or before the police officer in charge of the police station. अब ये जो reasonable time है ये किस किस चीज के लिए है? या तो अरेस्ट करके आप उसको पुलिस स्टेशन ना ले जाके डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हो सकता है कि ऑन स्पॉट जहां आपने उसको अरेस्ट किया है वहीं ऑन स्पॉट आपने उससे उसकी सारी नेसेसरी डिटेल्स इंटेरोगेट कर ली, तो इसके बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इफ द इंटेरोगेशन इज डन ऑन द स्पॉट ऑफ अरेस्ट तो उसके बाद आप डायरेक्टली उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले जा सकते हो. तो या तो आप उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हो या फिर अरेस्ट किया है किसी, फॉर एग्जाम्पल किसी जूनियर ऑफिसर ने, जूनियर पुलिस ऑफिसर ने करना है, अरेस्ट करा, लेकिन जो इंटेरोगेशन होता है, जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है अरेस्ट के बाद, दैट हैज टू बी डन बाय द एसएचओ, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. तो वो जूनियर ऑफिसर उसको इंटेरोगेशन के लिए पहले पुलिस स्टेशन ले जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट एम्पावर्ड टू डू द इंटेरोगेशन ऑन द स्पॉट. सिर्फ एसएचओ ही कर सकता है इंटेरोगेट. तो वो इंटेरोगेट करने के लिए उसको पुलिस स्टेशन ले जाएगा एसएचओ के पास. तो या तो मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली ले जा रहा है एसएचओ या फिर जूनियर ऑफिसर एसएचओ के पास ले जा रहा है पहले इंटेरोगेशन के लिए. इन दोनों केसेस में विदाउट अननेसेसरी डिले होना चाहिए, विदाउट अननेसेसरी डिले होना चाहिए. कोई अननेसेसरी का डिले नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, ए एक अक्यूज्ड है जो यहां पे अरेस्ट हुआ है. ओके, सपोज दिस इज, इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली, तो दिस इज राजौरी गार्डन. दिस इज राजौरी गार्डन. यहां से इसको लेकर जाना है सपोज पुलिस स्टेशन रोहिणी. पुलिस स्टेशन रोहिणी, राजौरी गार्डन से उसको रोहिणी पुलिस स्टेशन लेके जाना है हमें. बट इन द मिडिल में पंजाबी बाग पे, पंजाबी बाग इज एन एरिया जो बीच में पड़ेगा, वहां पे द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड फॉर सपोज सम काइंड ऑफ लेजर एक्टिविटी, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ खाने के लिए वो रुक गए लेजर एक्टिविटी के लिए. सो टोटल में जब राजौरी गार्डन से वैसे अगर आप रोहिणी जाओगे तो इट विल टेक 1 आवर, बट ड्यू टू कि ये यहां पे स्टॉप हो गया था, टोटल टाइम लग गया इसको, जहां अरेस्ट हुआ था वहां से पुलिस स्टेशन रोहिणी तक का टोटल टाइम विच इंक्लूड्स ये पंजाबी बाग का स्टॉपेज ऑल्सो 15 आवर्स. जहां सिर्फ 1 घंटा लगना था यहां पे 15 आवर्स लग गए हैं. सो एज पर सेक्शन 56 ऑफ सीआरपीसी, दिस इज an unnecessary delay. This is an unnecessary delay. ये unnecessary delay में आएगा and this is not allowed. This is not allowed. It will be against the section 56 of the CRPC and it will hamper the fundamental right under Article 21 of Constitution of India of the arrested person. ये इसके आर्टिकल 21 के अगेंस्ट चला जाएगा. हेंस दिस अरेस्ट विल बी इनवैलिड. दिस अरेस्ट विल बी इनवैलिड. सो सेक्शन 56 जो है वो ये चीज बोलता है. ओके, सो दिस वाज सेक्शन 56. नाउ इफ वी कम टू सेक्शन 57 CRPC, सेक्शन 57 सीआरपीसी अगर हम देखते हैं तो इसमें फर्स्टली वील रीड. ओके, सेक्शन 57 सीआरपीसी, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स. नाउ द person has already been arrested,
और डिटेन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब वो पुलिस स्टेशन आ चुका है, क्योंकि उसका जो डिटेंशन पीरियड है दैट इज द पुलिस कस्टडी पीरियड, वो कहां से स्टार्ट होगा? जब वो पुलिस स्टेशन आ चुका है वहीं से उसकी पुलिस कस्टडी शुरू होगी। तो पुलिस स्टेशन आने तक सेक्शन 56 अप्लाई करेगा, जो हमने पहले देखा, अरेस्टेड स्पॉट से लेके पुलिस स्टेशन तक 56 लगेगा। बट जैसे ही वो पुलिस स्टेशन आ गया, जहां से उसकी पुलिस कस्टडी शुरू हो चुकी है, वहां से लेके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने तक उसका सेक्शन 57 विल बी एप्लीकेबल। और 57 बोलता है कि वो जो डिटेंशन पीरियड होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने तक का, वो 24 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। 24 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट अप्लाइज ओनली ऑन कॉग्निजेबल केसेस। सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में ही ये सेक्शन अप्लाई होगा, लाइक सेक्शन 56। Okay. For a period under all circumstances which is reasonable. वो टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए? पुलिस कस्टडी स्टार्ट होने के बाद से लेके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने तक जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए, नॉट एन अनरीजनेबल टाइम। और उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? अब रीजनेबल भी है तो रीजनेबल 2 days 3 days नहीं हो सकता है, देयर हैज टू बी अ मैक्सिमम लिमिट फॉर दैट, एंड शैल नॉट एक्सीड 24 आवर्स। एक्सक्लूसिव मतलब किस चीज को हटा के? दी टाइम फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। जब आप उसको 24 घंटे पुलिस स्टेशन में रखने के बाद मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करने के लिए ले जाओगे, तो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट के प्लेस तक का जितना भी ट्रैवल टाइम है, इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम 24 आवर्स। It will be excluded from 24 hours. It will not be included in counting those 24 hours. टाइम ऑफ जर्नी जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अरेस्ट हुआ है यहां, अरेस्टेड, यहां से लेके जाया गया है ये पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस स्टेशन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया। सो अरेस्ट से लेके पुलिस स्टेशन जाने तक सेक्शन 56 विल अप्लाई। बट पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद पुलिस कस्टडी शुरू होने से लेके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होने तक Section 57 will apply. Section 57 will apply. Okay. So 57 कहता है कि सपोज एक पर्सन यहां अरेस्ट हुआ है, पुलिस स्टेशन पहुंच गया, पुलिस स्टेशन में उसका इंटेरोगेशन चला फॉर मे बी 10 hours. 10 hours. Okay. 10 आवर्स उसका इंटेरोगेशन चला, इसके बाद उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया गया। बट पुलिस स्टेशन से लेके जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक का जाने का यहां पे भी वो पुलिस स्टेशन में ही है, बट यहां पे उसका इंटेरोगेशन खत्म हो चुका है। यहां पे इंटेरोगेशन बिगिन एंड यहां पे इंटेरोगेशन स्टॉप्ड या एंडेड। अब यहां से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्लेस तक का जाने का 4 आवर्स ट्रैवल टाइम, 4 आवर्स ट्रैवल टाइम, टोटल 14 आवर्स। 10 आवर्स की इंटेरोगेशन, 4 आवर्स का टाइम, तो सेक्शन 57 जो है वो यहां से अप्लाई होगा, क्योंकि इससे पहले तक सेक्शन 56 अप्लाई होगा। तो सेक्शन 57 जहां से अप्लाई हुआ है वहां से लेके जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक का जाने का जो मैक्सिमम टाइम है दैट इज 24 आवर्स। 24 आवर्स, बट यहां पे इट इज जस्ट 14 आवर्स, जिसमें से भी ये जो 4 आवर्स का ट्रैवल टाइम है
इट विल बी माइनस्ड, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहां पे इसका 57 का, सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड हुआ है दैट इज ओनली 10 आवर्स, देयरफॉर इट इज वैलिड, देयरफॉर इट इज वैलिड। इन अदर केस, सपोज एक पर्सन यहां अरेस्ट हुआ है, यहां पे पुलिस स्टेशन लाया गया है, इसकी इंटेरोगेशन यहां से शुरू हो चुकी है, इंटेरोगेशन चली है इसकी 21 आवर्स, 21 आवर्स, 5 आवर्स लगे टू रीच द प्लेस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 5 आवर्स लगे टू रीच द प्लेस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहां पे इसकी इंटेरोगेशन खत्म हो चुकी है, एंडेड। टोटल टाइम 21 + 5 26 आवर्स, 26 आवर्स। बट इसमें से ये 5 जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा बिकॉज इट इज द टाइम ऑफ जर्नी। अगर हम टोटल देखें तो 26 हो रहा है विच इज अगेंस्ट सेक्शन 57, क्योंकि सेक्शन 57 बोलता है 24 से ऊपर नहीं होना चाहिए, बट यहां पे टोटल टाइम जो है वो 26 आवर्स हो रहा है। बट ये 26 आवर्स जो है ये 5 आवर्स ऑफ ट्रैवल टाइम भी इंक्लूड करके है, बट ये एक्सक्लूड होगा एज पर सेक्शन 57। तो जो रियल टाइम है दैट इज ओनली 21 आवर्स, दैट इज ओनली 21 आवर्स, दैट इज एज पर section 57, it is valid, it is valid, it is valid. Okay, so this is section 57, section 57, section 56 और 57 जो है it is a safeguard। मैंने इसको बोला कि it is a safeguard to arrested person, it is a safeguard to arrested person. Why? Because it is against unlawful detention by police officer. Because section 56-57 में reasonable time की बात करी गई है, therefore it is against unlawful detention by the police officer. Hence article 21, that is right to life and personal liberty, and article 22, that is against unlawful detention. These principles are followed in section 56 and 57 of CRPC. इसीलिए इसको हम safeguard to the arrested person बोल रहे हैं, safeguard to the arrested person बोल रहे हैं। Okay. There is one more scenario. There is one more scenario in section 57. Section 57 में एक scenario और है। For example, यहां पे the person is arrested. He is brought to the police station. Immediately यहां पे interrogation शुरू हो चुका था and इस दिन the interrogation ended. इंटेरोगेशन एंडेड। यहां पे हुए थे टोटल 20 आवर्स, 20 घंटे में ही इंटेरोगेशन खत्म हो चुका था। बट पुलिस ऑफिसर थॉट कि 24 आवर्स तक तो रख ही सकते हैं, इट इज अलाउड, तो 4 घंटे और रख लेते हैं, 4 आवर्स और रख लिया। बट जो प्रोसीजर था इंटेरोगेशन का वो 20 घंटे में खत्म हो चुका था। ये जो 4 घंटे था इट वॉज एक्स्ट्रा, जस्ट लाइक दैट, because 24 hours is allowed by section 57, तो 4 hours extra रख लिया and then produce before the judicial magistrate। तो total 24 hours। hence पुलिस ऑफिसर ने बोला this is allowed, 24 hours के लिए रखना allowed है, मैंने 24 hours ही रखा है। then it does not matter कि मेरी interrogation 20 hours में खत्म हो गई थी, 4 hours extra में रख सकता हूं because 57 जो है वो 24 hours के बारे में बोलता है। but इस केस में it is invalid. It is invalid. Why? Because section 57 में 24 hours word से भी पहले जो एक word use हुआ है that is reasonable, that is reasonable।
सेक्शन 57 क्या बोलता है कि जो डिटेंशन होगा वो रीजनेबल टाइम के लिए होना चाहिए, और ये रीजनेबल टाइम मैक्सिमम 24 आवर्स हो सकता है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 24 आवर्स हो सकता है, बट दैट इज द मैक्सिमम। बट जो एक्चुअल टाइम होना चाहिए, फर्स्टली इट शुड बी रीजनेबल। तो इस केस में क्योंकि रीजनेबल टाइम जो था दैट वाज ओनली 20 आवर्स, ये जो 4 आवर्स का था इट वाज एक्स्ट्रा अनरीजनेबल। Hence, in this case, the arrested person can claim compensation under Article 21-22, क्योंकि राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट हो गया ये, कि उसकी पर्सनल लिबर्टी को रीजनेबल टाइम के बाद भी रिस्ट्रेन करके रखा गया है। तो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट हो रहा है, आर्टिकल 22 अनलॉफुल डिटेंशन के बारे में बात कर रहा है। तो जब तक आपका प्रोसीजर चल रहा था, जब तक 57 के अंदर था रीजनेबल 20 आवर्स, तब तक तो लॉफुल डिटेंशन था, बट उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा 4 आवर्स रखा है आउटसाइड द प्रोसीजर, दैट इज अनलॉफुल डिटेंशन। तो इसीलिए आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा है उसका, देयरफॉर ही कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन। तो जरूरी नहीं है कि उसमें 24 आवर्स लिखा है तो अननेसेसरीली जो काम 10 घंटे में हो रहा है तो आप नहीं 14 आवर्स और रख लेते हैं बिकॉज 24 इज अलाउड। नो, अगर रीजनेबल टाइम, रिक्वायर्ड टाइम, इंटेरोगेशन टाइम इज ओनली 10 आवर्स, तो रीजनेबल टाइम 10 आवर्स ही होगा। और अगर 14 आवर्स एक्स्ट्रा रखा जा रहा है जस्ट टू कंप्लीट 24 आवर्स, तो इट विल बी अनलॉफुल डिटेंशन एंड द अरेस्टेड पर्सन कैन क्लेम द कॉम्पेंसेशन अगेंस्ट सच डिटेंशन। ऑल राइट, सो दिस वॉज all about section 57 and section 56. Now, क्योंकि section 57 और section 56 में टाइम लिमिट, जो पुलिस कस्टडी का टाइम लिमिट है, उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया है, उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया, एंड दैट इज वेरी करेक्ट बिकॉज एक सेफ गार्ड की तरह काम कर रहा है वो अरेस्टेड पर्सन के। But there are circumstances when the investigation is not complete even within 24 hours. Even within 24 hours. अब 24 hours का टाइम दिया गया है पुलिस को कि आप इतने टाइम के लिए डिटेन कर सकते हो, उसमें आपको जितना इंटेरोगेशन करना है, जितना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना है आप कर लो, बट वो 24 आवर्स ही सिर्फ आप उसको कस्टडी में रख सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द जेएम, एंड देन इट इज अपॉन द जेएम टू डिसाइड कि उसको बेल देनी है या क्या करना है। सो उसको आपको इंटेरोगेट, जो है आपके पास इंटेरोगेशन का जितना भी टाइम है, इंटेरोगेशन एज इन जो अरेस्टेड पर्सन है उससे स्टेटमेंट लेना, एज फॉर एग्जाम्पल उसका कन्फेशन लेना, कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट है तो वो लेना उससे, उसकी नेसेसरी डिटेल्स लेना, इंसिडेंट की डिटेल्स लेना, एटसेट्रा। तो जो स्टार्टिंग की इंटेरोगेशन होती है जब आप उसको अरेस्ट करते हो, तो उसके लिए आपको 24 आवर्स का टाइम दिया गया है एज पर सेक्शन 56-57। बट देयर आर सर्कमस्टांसेस जब केस कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है मे बी, या देयर आर मल्टीपल डिटेल्स, देयर आर मल्टीपल अक्यूज्ड पर्सन्स, दोज आर इन्वॉल्व्ड इन द केस। So in those situations, in that situation, the investigation cannot be completed in 24 hours. तो उस केस में सेक्शन 56-57 का एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज सेक्शन 167 CRPC. Section 167 CRPC, it is an exception to section 56 and 57 of CRPC. All right. So now हम section 167 के बारे में पढ़ेंगे कि section 167 क्या होता है आपका. All right.
सेक्शन 167 क्या बोलता है, मैं पहले आपको ब्रॉडली बता देती हूं कि सेक्शन 167 बोलता क्या है, उसके बाद हम वेयर सेक्शन पढ़ेंगे एंड देन विल अंडरस्टैंड दिस सेक्शन मोर। ओके, सेक्शन 167 बोलता है कि अगर पुलिस ऑफिसर 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड, तो उसके बाद द पुलिस ऑफिसर शैल प्रोड्यूस द पर्सन टू द जेएम एंड सीक फर्दर रिमांड। रिमांड का मतलब क्या होता है? रिमांड मीन्स कस्टडी। रिमांड मीन्स कस्टडी। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो 24 आवर्स में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाया या फिर 24 आवर्स इन्वेस्टिगेट इंटेरोगेट करने के बाद भी पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कुछ और इंटेरोगेशन होना अभी बाकी है, तो वो उस पर्सन को 24 आवर्स के विद इन ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। वाई 24 आवर्स के विद इन ही? इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 57 तो 24 आवर्स बोल ही रहा है, तो अपनी मर्जी से जस्ट बिकॉज कि आप डीम कर लो कि नहीं 24 आवर्स में नहीं हुई तो विदाउट प्रोड्यूसिंग आप सीधा उसको अपनी कस्टडी को सेल्फ एक्सटेंड कर लो। नो, जो 24 आवर्स के बाद आपको एक्सटेंशन मिलेगा वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ग्रांट कर सकता है। तो आपको उसको इनिशियली 24 आवर्स के विद इन प्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा एंड देन पुलिस ऑफिसर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बोलता है कि ये इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है बट इंटेरोगेशन होना अभी बाकी है एंड देन ही विल प्लीड फॉर फर्दर रिमांड, फर्दर कस्टडी, कि मुझे अभी और थोड़ा टाइम चाहिए जो कि जिसमें कि मैं इसको और इंटेरोगेट कर सकूं। ये जो फर्दर कस्टडी ग्रांट होगी तो ये अगर पुलिस कस्टडी है तो इट कैन फर्दर इंक्रीज फॉर अ मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 15 days। दैट्स इट। 15 डेज के लिए इंक्रीज कर सकता है बट 15 डेज से ज्यादा के लिए पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं होगी। पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं होगी। पुलिस कस्टडी सिर्फ 15 डेज के लिए ही ग्रांट हो सकती है। पुलिस कस्टडी सिर्फ 15 डेज के लिए ही ग्रांट हो सकती है, वो भी ओनली इन दोज केसेस वेयर द इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट एबल टू गेट कंप्लीट इन 24 आवर्स। इन दोज केसेस पुलिस ऑफिसर जो है वो पुलिस रिमांड या पुलिस कस्टडी सीक करेगा अंडर सेक्शन 167 from the JM and then the JM can grant further police remand up to 15 days only. Up to 15 days only. ये बोलता है फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 167. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फिर ये बोला जाता है इस सेक्शन में कि इवन आफ्टर 15 डेज, इवन आफ्टर 15 डेज पुलिस ऑफिसर फिर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करता है और फिर वो बोलता है कि द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इवन इन 15 डेज ऑल्सो, कि 15 दिन आपने दिए मुझे पुलिस कस्टडी के बट फिर भी अभी भी कुछ रहता है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इफ satisfied will grant further remand or further custody. वो ग्रांट कर देगा। Why? Because investigation is very important for the decision of the case. डिसीजन केस का तभी आएगा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, तभी उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है चार्जशीट में। तो अगर 15 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई एंड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड ऑफ दैट फैक्ट कि हाँ इसमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, in that case the judicial magistrate will grant further remand but not police custody.
पुलिस कस्टडी वो फिर भी ग्रांट नहीं कर सकता है, क्योंकि पुलिस कस्टडी एज पर द क्रिमिनल लॉ 15 दिन से ऊपर की नहीं हो सकती है, 15 दिन से ऊपर की नहीं हो सकती है। बट कोई ना कोई रिमांड तो देना ही है, क्योंकि उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं अक्यूज्ड को, अरेस्टेड पर्सन को, बिकॉज अभी हमें उससे कुछ और इंफॉर्मेशन फेच करनी है, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए जुडिशियल कस्टडी विल बी ग्रांटेड। पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं होगी, जुडिशियल कस्टडी ग्रांट होगी, एंड दैट टू ये भी अनलिमिटेड टाइम के लिए ग्रांट नहीं हो सकती है, बिकॉज चाहे जुडिशियल कस्टडी ही हो, बट अगर अनलिमिटेड टाइम के लिए हमने अलाउ कर दिया होता है इसको, तो पुलिस ऑफिसर इस बात का अनफेयर एडवांटेज भी उठा सकते हैं, एंड इट मे अमाउंट टू अनलॉफुल डिटेंशन विच इज अगेंस्ट आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। तो जुडिशियल कस्टडी भी, उसका भी टाइम पीरियड है कि वो टोटल 90 डेज की होगी इन केसेस व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल। जो ऑफेंस के लिए, जिस ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो या तो डेथ से पनिशेबल है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से है, या फिर मोर देन 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट से है, मोर देन 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट से है। एंड कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें पनिशमेंट इज लेस देन 10 years, लेस देन 10 years, तो इस केस में 60 डेज, इस केस में 60 डेज। ऑलराइट, सो दिस इज द जिस्ट ऑफ सेक्शन 167, जो अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट अगर हम बेसिक जिस्ट देखें सेक्शन की, तो वो यही है। ऑलराइट, सो वील गो टू द सेक्शन फर्स्ट। ऑलराइट, सेक्शन 167, सेक्शन 167 of CRPC deals with the procedure when the investigation cannot be completed within 24 hours. ये वो प्रोसीजर है जिसमें इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसमें इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाई। ऑलराइट, तो इसमें फर्स्ट क्लॉज हम देखेंगे, whenever any person is arrested and detained in custody, and it appears that the investigation cannot be completed within 24 hours. सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग 24 आवर्स डिटेंशन के बावजूद भी हम इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इस केस में, एंड वन मोर थिंग, कि देर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग, कुछ वैलिड ग्राउंड्स हैं फॉर बिलीविंग द फैक्ट दैट द accusation और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड। जो अक्यूजेशंस उस पे लगाए गए हैं अरेस्टेड पर्सन पे, जो अभी तक इंफॉर्मेशन उससे हमने गैदर करी है, इट इज वेल फाउंडेड, इट इज अ वेरी बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस station or police officer making the investigation, the SHO, not below sub inspector shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate। जो मैंने आपको बताया, according to the principle of section 57, self extend नहीं कर सकते, एक बार आपको प्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा, उस प्रोडक्शन के ड्यूरिंग ही आप फर्दर रिमांड सीक कर सकते हो। shall transmit to the near judicial magistrate copy of the entries in the diaries and shall forward the accused to such magistrate। वो अपनी केस डायरी दिखाएगा कि अभी तक हमने 24 आवर्स में हमने ये इंफॉर्मेशन उससे अभी तक गैदर करी है, और ये रहा अक्यूज्ड, बट एज 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, और जो अक्यूजेशंस, जो उस पे हमने इल्जाम लगाया है, जो उस पे चार्जेस लगे हैं, जो इंफॉर्मेशन अभी तक मिली है, इट इज वेल फाउंडेड। तो इन दैट केस द मजिस्ट्रेट टू whom the accused is forwarded
whether he has the jurisdiction or not. That means ये जो है ये ट्रायल मजिस्ट्रेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है. इट कैन बी एनी मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट. जरूरी नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट जिसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बनता है उस केस पे, उस ऑफेंस पे, सिर्फ वो ही उसको ट्राई कर सकता है या फिर रिमांड दे सकता है. रिमांड जो है वो कोई भी मैजिस्ट्रेट दे सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही हैज अ ज्यूरिसडिक्शन और नॉट. ओके. Authorize the detention of the accused for a term not exceeding 15 days in the whole. In the whole में यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो 15 days होंगे इसमें वो पहले के दिन वाले 24 hours will be included. ओके, तो वो पहले के 24 आवर्स प्लस 14 डेज और दे सकता है, तो टोटल 15 डेज की पुलिस कस्टडी हो सकती है सिर्फ. ऑल राइट. एंड इफ ही हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द केस, सपोज जो ये रिमांड है ये किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट ने दिया है जिसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हु इज नॉट अ ट्रायल मैजिस्ट्रेट. ओके, तो वो अगर उसको ये लगता है कि फर्दर डिटेंशन इज अननेसेसरी, कि हाँ अब 24 आवर्स के बाद पुलिस ऑफिसर तो बोल रहा है कि हाँ डिटेन करना है मेरे को और इन्वेस्टिगेशन चाहिए, बट जो ग्राउंड्स वो बता रहा है इट इज नॉट सैटिस्फैक्टरी टू द मैजिस्ट्रेट, उसको लगता है कि फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी होगा, तो वो ऑर्डर करेगा दैट द अक्यूज्ड टू बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग द ज्यूरिसडिक्शन. तो उसको अगर लगता है कि फर्दर जो डिटेंशन है इट इज अननेसेसरी, तो वो डिसीजन वो खुद नहीं लेगा, वो ये ऑर्डर देगा कि अब इस अक्यूज्ड को ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करो. दैट ट्रायल मजिस्ट्रेट विल ओनली डिसाइड कि आगे कस्टडी और देनी है या फिर कस्टडी रिमांड जो सीक कर रहा है पुलिस ऑफिसर उसको कैंसिल कर देना है. सो दैट इज अपॉन द ट्रायल मजिस्ट्रेट. ऑल राइट. The magistrate may authorize detention of the accused person otherwise than in custody of the police. Otherwise than in custody of the police से यहाँ मतलब है कि पुलिस कस्टडी के अलावा, that is judicial custody. पुलिस कस्टडी सिर्फ 15 डेज के लिए ही हो सकती है, सिर्फ 15 डेज के लिए ही हो सकती है, ओनली फॉर 15 डेज. बट यहां पे वर्ड यूज्ड इज अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस. दैट मीन्स नॉट पुलिस कस्टडी, ओनली जुडिशियल कस्टडी. तो इसके बियॉन्ड, अब 15 दिन के बियॉन्ड जो भी होगा दैट विल ओनली बी जुडिशियल कस्टडी एंड नॉट पुलिस कस्टडी. ओके. इफ ही satisfied adequate grounds exist for doing so, कि अगर उसको लगता है कि एडिक्वेट ग्राउंड्स है कि आगे हम और कस्टडी को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो बट नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन फॉर अ टोटल पीरियड एक्सीडिंग, लेकिन उन केसेस में भी जो होगा इट विल बी 90 डेज. इट विल बी 90 डेज अगर वो एक ऑफेंस से रिलेटेड है विच इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एनीथिंग नॉट लेस देन 10 years. या तो डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर एनी ऑफेंस 10 years और अबव. इन केसेस में 90 डेज की पनिशमेंट दी जाएगी. एंड एनी अदर ऑफेंस, जिसमें कि अदर ऑफेंस का यहां पे डीम्ड मीनिंग क्या है, ऑफेंस पनिशेबल विथ लेस देन 10 years, क्योंकि मोर देन 10 years वाला इसके ऊपर वाले क्लॉज में काउंट हो रहा है, दैट इज 90 days. तो इसका मतलब अदर ऑफेंस का यहां पे क्या मतलब है, लेस देन 10 years, दैट इज 60 days. उस केस में आप 60 days की कस्टडी के लिए एक्सटेंड कर सकते हो इन टोटल. ओके. सो पहले हम इसको समझ लेते हैं.
ऑल राइट, अब अगर हम इसको समझते हैं तो फर्स्टली यहां पे द अक्यूज्ड पर्सन वाज अरेस्टेड, पुलिस स्टेशन ले आया गया, ये पुलिस स्टेशन ले आएगा, यहां से इंटेरोगेशन स्टार्ट हो चुकी है, 24 आवर्स हो गए हैं, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया है, बट यहां पे द पुलिस ऑफिसर सीक फर्दर रिमांड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी सेटिस्फाइड था। अब फर्दर रिमांड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आगे बोला कि ओके, फर्दर 4 days पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी, फर्दर 4 days पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस हुआ, यहां 4 days में भी, ये पिछले 4 दिन में भी वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, यहां पे फिर से ही सीक फॉर फर्दर रिमांड, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बोला ओके, फिर से आप कर लो भली, फिर यहां पे दे दिए 10 days मोर पुलिस कस्टडी। अब यहां पे जब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा, एंड नाउ इफ वी काउंट 10 days प्लस 4 days, 14 days प्लस 24 hours, दैट इज 1 day, तो 15 days टोटल हो चुके हैं पुलिस कस्टडी के। अब बियॉन्ड दिस फर्दर पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी ग्रांटेड, अब इसके बाद पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं होगी। बट अगर जिस दिन 10 दिन के बाद ये फिर से जेएम के सामने आया और फिर इसने बोला, पुलिस ऑफिसर ने, कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे और रिमांड चाहिए, यहां पे the GM will give further remand but only judicial custody and not police custody, और वो भी अगर इसने यहां तक के लिए दी है तो ये जो टाइम पीरियड है ये या तो 90 days का होगा और 60 days का होगा। ये कब होगा? अगर ऑफेंस जो है वो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मोर देन 10 years पे है तो, और ये कब होगा? लेस देन 10 years। इसमें एग्जाम्पल इज मर्डर, फॉर एग्जाम्पल मर्डर की पनिशमेंट ज्यादा होती है, और अगर थेफ्ट का केस है तो वो 60 days। अब यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है टोटल पीरियड वर्ड यूज हुआ है यहां पे। सो दैट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे 15 days ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं तो इसके बाद 90 days और, तो 15 प्लस 90 विल बी 105। दिस इज नॉट करेक्ट। ये बोल रहा है टोटल 90, जिसमें से 15 days ऑलरेडी दे चुका है वो, दैट मीन्स रिमेनिंग इज 75। तो यहां से लेके यहां तक नाउ ही कैन गिव मर्डर के केस में सपोज 75 days मोर जुडिशियल कस्टडी, जिसमें 15 days अगर हम प्लस करेंगे तो वो टोटल, प्लस 15 करेंगे तो वो टोटल 90 होना चाहिए। एंड यही अगर हम बोलते हैं कि थेफ्ट का केस है तो टोटल 60 होना चाहिए, तो टोटल 60 होना चाहिए, जिसमें से 15 हैज ऑलरेडी बीन गिवन एज पुलिस कस्टडी, तो रिमेनिंग 45 days की जुडिशियल कस्टडी और दी जा सकती है ओनली। अगर थेफ्ट का केस है तो ये यहां से लेके यहां तक सिर्फ 45 days और दे सकता है। तो बेसिकली टोटल
कैन बी ईदर 90 और 60 और 60 टोटल है ये. इट इंक्लूड्स 15 डेज पुलिस कस्टडी. तो अगर 15 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है तो जुडिशियल कस्टडी जो होगी वो रिमेनिंग टाइम की होगी, दैट इज 75 डेज. और इस केस में अगर 15 डेज की पुलिस कस्टडी ऑलरेडी गिवन है तो सिर्फ 45 रिमेनिंग डेज की जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी. सो ये टोटल पीरियड है which is inclusive of 15 days of police custody. All right. So this is all about section 167, which is very important, which is very important to understand. तो मैंने आपको प्रॉपर एग्जाम्पल से समझा दिया है कि कौन सी कस्टडी कितने टाइम पीरियड की होनी चाहिए. ओके, मूविंग फर्दर, नो मजिस्ट्रेट. ओके, एक चीज इससे पहले हम और करेंगे. एनी ऑफेंस तक हमने पढ़ लिया. फॉर एनी अदर ऑफेंस 60 डेज एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच सेड पीरियड of 90 days or 60 days as the case may be, the person shall be released on bail. The person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail. And every person released on bail shall be deemed to be so released under 33 chapter of the CRPC for this purpose. यहां पे ये बोलता है कि 90 या फिर 60 डेज कंप्लीट होने के बाद पर्सन के पास ऑटोमेटिकली राइट टू बेल आ जाएगा. और क्योंकि ये राइट ऑटोमेटिकली आ रहा है इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट बेल. इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट बेल. अब डिफॉल्ट बेल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन यहां पे इसके 90 या फिर अगर थेफ्ट का केस है तो 60, दोनों में से कुछ भी कंप्लीट हो गया है. सपोज दोपहर के 2 बजे 2 PM पे इसके 90 या फिर 60 डेज कंप्लीट हो चुके हैं. सो आफ्टर दैट वेरी मोमेंट 2:01 पर ही इसका राइट टू बेल एक्टिवेट हो जाएगा. एंड आफ्टर 2 PM 2:01 से ही ये अपनी बेल के लिए क्लेम कर सकता है, क्योंकि एज पर सेक्शन 167 90 या 60 डेज से ज्यादा एक्सीड हो ही नहीं सकता है टोटल पीरियड. तो जैसे ही वो पीरियड कंप्लीट हुआ, सपोज 90 डेज का पीरियड क्लेम किया था, रिमांड सीक किया था पुलिस ऑफिसर ने, 90 डेज कंप्लीट हुए हैं 2 बजे इसका एग्जैक्ट 90th डे कंप्लीट हो चुका है. 2:01 पे इसका राइट टू बेल आ जाएगा. Why? Because even after completion of 90 days, still the investigation is going on. तो it doesn't matter कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है या इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है. उसके बाद जैसे ही उसके 90 डेज का टाइम कंप्लीट होगा उसका राइट टू बेल आ जाएगा ऑटोमेटिकली. इसीलिए इसको हम डिफॉल्ट बेल बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट, बाय ऑटोमेटिक सिनेरियो इसके पास राइट टू बेल आ जाएगा उसका 90th डे कंप्लीट होते ही, या 60 डेज वाले केसेस में 60th डे कंप्लीट होते ही उसका राइट टू बेल या डिफॉल्ट बेल उसको मिल जाएगी. बट
इन दैट केस ऑल्सो ऐसा नहीं है कि 2 बजे तक का टाइम था और 2:01 पे ये अक्यूज्ड उठ के बाहर चले जाए अपने आप। अक्यूज्ड उठा और उठ के बाहर चला गया ऑन हिज ओन, बिकॉज उसको तो डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। नो, बिकॉज द सेक्शन ऑल्सो मेंशंस कि उसको बेल मिलेगी इन केस इफ he is prepared to and furnish bail. That means he has to furnish bail, bond and security for bail. Security for bail. Okay, एक बार उसको बेल बॉन्ड अपना फर्निश करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऐसे उठ के जा नहीं सकता है। प्रोसीजर में लिखा है he has to furnish the bail, that means furnish करके ही he can get the bail as per the procedure। जिस तरीके से चैप्टर 33 of CRPC which deals with the provision of bail, जिस अकॉर्डिंगली बेल वाले चैप्टर में बेल का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही उसको डिफॉल्ट बेल मिलेगा। भले ही उसका राइट टू बेल अराइज हो गया है, बट जब तक वो अपनी बेल फर्निश नहीं करता है, बेल एप्लीकेशन, बेल बॉन्ड फर्निश नहीं करता है, तब तक उसको बेल नहीं मिलेगी। ऑल राइट, तो इसमें एक सिनारियो होता है, फॉर एग्जाम्पल ये 90 डेज का टाइम था इसका, यहां 91st डे लग चुका है, मतलब उसका डिफॉल्ट बेल का राइट एक्टिवेट हो चुका है। 91st डे लगते ही उसका राइट टू डिफॉल्ट बेल जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, बट यहां पे द अरेस्टेड पर्सन डज नॉट फाइल द बेल एप्लीकेशन। पर वो बेल एप्लीकेशन या बेल बॉन्ड जिसको हम बोल रहे हैं उसको फर्निश करने में डिले कर देता है, एंड बिफोर ही फाइल्स फॉर द बेल एप्लीकेशन, उससे पहले ही पुलिस ऑफिसर बाय चांस कंप्लीट्स द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्स द चार्जशीट। यहां पे इसका राइट तो एक्टिवेट हो चुका था, मतलब इस दिन से अब वो अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है ऑफिशियली, बट वो करता नहीं है। वो क्या करता है, उसने अभी तक बेल एप्लीकेशन नहीं डाली है, बट उसके बेल एप्लीकेशन डालने से पहले ही पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और वो अपनी चार्जशीट फाइल कर देता है। सो द वेरी मोमेंट पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट का मतलब है पुलिस रिपोर्ट, एंड हमने पहले देखा था कि एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस रिपोर्ट दी जाती है और इसी पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। तो यहां से इंक्वायरी की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज सिर्फ यहीं तक है। तो हमारा जो सेक्शन 167 है, इट अप्लाइज ओनली ऑन द इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट ऑन द इंक्वायरी। तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में ही सिर्फ ये लिखा है कि 90 डेज मैक्सिमम टाइम है, बट अगर इंक्वायरी शुरू हो गई तो अब सेक्शन 167 एप्लीकेबल नहीं है। यहां पे पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद नाउ द इंक्वायरी हैज स्टार्टेड। Now, section 167 has no applicability on inquiry procedure. That means the judicial magistrate can now keep the arrested person in custody for unlimited period. Because जो safeguard था, जो exception था, जो limitation थी, वो सिर्फ 167 में थी, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के साथ ही खत्म हो चुका है। अक्यूज्ड के पास, अरेस्टेड पर्सन के पास राइट टू बेल था, बट उसने बेल एप्लीकेशन नहीं दी
उससे पहले चार्जशीट फाइल हो गई, पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई और उस पर कॉग्निजेंस ले लिया गया, इंक्वायरी प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। अब 167 एप्लीकेबल नहीं है। नाउ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन कीप द अरेस्टेड पर्सन इन कस्टडी फॉर अनलिमिटेड पीरियड अंडर सेक्शन 309 CRPC, अंडर सेक्शन 309 CRPC। सो इसके बाद अगर बेल एप्लीकेशन वो डालता है तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, इट विल बी रिजेक्टेड। दैट बेल एप्लीकेशन, सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, क्योंकि 167 खत्म हो चुका है, 309 शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि कॉग्निजेंस ली जा चुकी है आपकी एप्लीकेशन से पहले ही और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर कंप्लीट। नाउ इंक्वायरी हैज बीन स्टार्टेड, और क्योंकि इंक्वायरी पे 167 एप्लीकेबल नहीं होता है तो वो 90 डेज की रेस्ट्रिक्शन भी वहीं खत्म हो गई है। अब अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट कस्टडी में रख सकता है एज पर सेक्शन 309 CRPC। ऑल राइट, okay, so this is one aspect of section 167. so अब हम इसकी आगे के प्रोविजंस पढ़ेंगे which are very simple, they are अभी तक का जो मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इधर तक का था। इसके आगे इट इज जस्ट अबाउट द प्रोसीजर, उसको हमें सिर्फ रीड करना है और हमें सिर्फ उसको समझते चलना है। जो टेक्निकल चीज थी टाइम पीरियड वाली एंड जो फॉर्मेलिटीज थी और जो मेन बेसिक प्रिंसिपल था वो अभी तक इसमें था, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ इट इज द इजी पार्ट टू डू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रीडिंग। No magistrate shall authorize detention of the accused in custody of the police unless the accused is produced before him in person for the first time, subsequently every time। एक बार जिस मजिस्ट्रेट के सामने आप प्रोड्यूस करोगे, फर्दर रिमांड सीक करने के लिए भी आपको उसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। टिल द टाइम अक्यूज्ड रिमेन इन पुलिस कस्टडी, वो जो 15 दिन की कस्टडी आपको मिल रही है पुलिस की, तो फर्स्ट 14 आवर्स फिर और सपोज फर्स्ट 24 आवर्स देन आपने प्रोड्यूस किया, तो जिस मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया है आप आगे की कस्टडी भी उसी से सीक कर सकते हो। ऑल राइट, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास मतलब JMSC नॉट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, जब तक उसको हाई कोर्ट स्पेशली एम्पावर नहीं करेगा वो डिटेंशन या पुलिस कस्टडी जो है वो नहीं दे सकता है, वो नहीं दे सकता है, रिमांड, पुलिस रिमांड नहीं ग्रांट कर सकता है। ऑल राइट, कोई भी अगर वुमन है अंडर 18 years ऑफ एज, डिटेंशन शैल बी ऑथोराइज्ड इन द कस्टडी ऑफ अ रिमांड होम या फिर सोशल इंस्टीट्यूशन। आप उसको या तो रिमांड होम में भेजोगे या किसी सोशल इंस्टीट्यूशन में भेजोगे। ओके, the police officer making the investigation not below the rank of sub inspector where a judicial magistrate is not available। अब अगर कई बार होता है कि अरेस्ट हो चुका है पर्सन बट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो वो पुलिस ऑफिसर उस अरेस्टेड पर्सन को ट्रांसमिट करेगा टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसके ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन की मजिस्ट्रेट की पावर्स कॉन्फर्ड है। उसके साथ वो अपनी डायरी में जो एंट्रीज उसने करी है वो भी उसको ट्रांसमिट करेगा एंड फॉरवर्ड द अक्यूज्ड टू सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एंड देन सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो डिटेंशन कर सकता है अक्यूज्ड पर्सन का, बट नॉट एक्सीडिंग 7 days। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो वो ओनली 7 days का दे सकता है, 7 days से ज्यादा नहीं दे सकता है। ओके, द अक्यूज्ड शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल except when an order for further detention has been made by the magistrate competent to make such order, where no such order is made, the period during which the accused was detained in custody by the order of executive magistrate shall be taken into account while computing the period above mentioned।
ओके तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिर्फ 7 डेज के लिए कस्टडी में रख सकता है, और फर्दर कस्टडी अगर और चाहिए तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफर कर देगा, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट टोटल 90 या 60 डेज को काउंट करते टाइम वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 7 डेज की कस्टडी दी थी उसको भी उसमें कंसिडर करेगा, उस 90 डेज में वो भी ऐड मानी जाएंगी। ओके, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो ट्रांसमिट करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सारे रिकॉर्ड्स ऑफ द केस टुगेदर विद द कॉपीज ऑफ द पुलिस डायरी जो उसको दी गई थी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन से। ओके, देन दिस क्लॉज, इफ एनी केस ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट एज अ समन्स केस, अगर कोई समन्स केस है तो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन 6 months, और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो 6 महीने तक चलती ही रही, 6 महीने तक कंक्लूड ही नहीं हुई, तो मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो वो आगे की इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दिया जाएगा अनलेस द पर्सन मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन सैटिस्फाइड द मजिस्ट्रेट for special reasons and in the interest of justice the continuation of 6 months is necessary. Generally stop कर दिया जाएगा, but in exceptional cases आप continue भी करवा सकते हो। Okay, so this was mainly all about section 167 CRPC, जिसमें से आपका यहां तक का जो पोर्शन है it is very very important. It is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 2A2 तक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद इट इज जस्ट अ सिंपल रीडिंग, बट इससे पहले द सेक्शन इज वेरी टेक्निकल कि वहां पे टोटल वर्ड यूज है, एज अ होल वर्ड यूज्ड है, तो उस 15 डेज की पुलिस कस्टडी में पहले की 24 आवर्स भी इंक्लूडेड है। ये कहीं एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, बट हमें ये समझना था जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। टोटल 90 डेज में आपके पहले वाले 15 डेज पुलिस कस्टडी भी इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है। दैट मीन्स अगर जुडिशियल कस्टडी देनी है तो आगे के 75 डेज की ही दे सकते हो, 90 डेज और नहीं दे सकते हो। तो ये इसके कुछ अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने कर ली है। दिस वॉज द टेक्निकल पार्ट ऑफ द सेक्शन। नाउ we'll read the notes. After the arrest, there can be 3 situations. अब अगर एक पर्सन अरेस्ट हो चुका है तो 3 situations हो सकती हैं उससे रिलेटेड, 3 situations हो सकती हैं उससे रिलेटेड। फर्स्ट सिचुएशन, अक्यूज्ड वॉज इंटेरोगेटेड, अक्यूज्ड को पुलिस ऑफिसर ने इंटेरोगेट किया है, बट पुलिस ऑफिसर को अभी ऐसा लगता है कि उसको फर्दर और इंटेरोगेट करना है, उसको फर्दर और इंटेरोगेट करना है, और 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाई इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है। फॉर एग्जाम्पल डिटेल्स तो दे दी है 24 आवर्स में उसने, लेकिन कन्फेशन पार्ट अभी भी रहता है विच इज द मेन पार्ट। तो ऑब्वियसली और कस्टडी चाहिए, और टाइम अरेस्टेड पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखना है ताकि वो अपना कन्फेशन कर पाए, ताकि हम उससे कन्फेशन करवा पाए। तो वो प्रोड्यूस करेगा अक्यूज्ड को बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एज पर 57, एंड पुलिस रिमांड सीक करेगा विच कैन नॉट एक्सीड 15 डेज इन टोटलिटी, विच कैन नॉट एक्सीड 15 डेज इन टोटलिटी। तो 24 आवर्स टेक्निकली रखने के बाद 14 दिन की और पुलिस रिमांड सीक करेगा वो। ये तो हो सकती है पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि पर्सन को आपने अरेस्ट किया, उसको 24 आवर्स के लिए रख लिया, इंटेरोगेशन हैज बीन कंप्लीटेड, कन्फेशन आ चुका है, डिस्कवरी स्टेटमेंट भी आ चुका है 24 आवर्स में ही, नेसेसरी डिटेल्स भी 24 आवर्स में आ चुकी हैं। तो अब उसको 24 आवर्स कंप्लीट होने के बाद उस अरेस्टेड पर्सन की और नीड नहीं है, बट हाँ इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इंटेरोगेशन कंप्लीट हो चुका है पर इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो प्रोड्यूस तो करेगा उसको 24 आवर्स में, बट विल नॉट सीक रिमांड, विल नॉट सीक एनी काइंड ऑफ कस्टडी। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है,
इंटेरोगेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, थर्ड सिचुएशन विल बी कि इंटेरोगेशन भी कंप्लीट हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, नो मोर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, नो मोर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड नाउ। तो इस केस में 24 आवर्स के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड पुलिस ऑफिसर जो है वो अक्यूज्ड को प्रोड्यूस करेगा अंडर सेक्शन 170 एंड 173 क्लॉज 2 के अंदर अपनी पुलिस रिपोर्ट दैट इज चार्जशीट फाइल कर देगा। तो इसमें ना इन्वेस्टिगेशन आगे करना है ना इंटेरोगेशन करना है, तो देयरफॉर सीधा पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट फाइल होगी। तो ये 3 सिचुएशंस हो सकती है जिसमें सेक्शन 167 जो है वो सिर्फ फर्स्ट वाली सिचुएशन में ही अप्लाई होगा, अदर 2 में 167 अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे फर्दर रिमांड की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट ये एक केस है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन। इस केस में क्या बोला गया था कि सिर्फ अगर हम वर्ड यूज्ड जो है 167 में दैट इज पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें क्या सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स ही आते हैं? जो एक रेगुलर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो तो अरेस्ट करते हैं, बट इसके अलावा ऐसे और कई ऑफिसर्स होते हैं दोज हु हैव द पावर टू अरेस्ट, जैसे फेमा एक्ट के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, फेरा एक्ट के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि कस्टम एक्ट के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, एक्सरसाइज एक्ट के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, ये सब भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो क्या 167 सिर्फ टिपिकल पुलिस ऑफिसर पे एप्लीकेबल होगा या इन सब पे भी अप्लाई होगा? तो इस केस के अंदर ये बोला गया था कि 167 जो है वो इन सब अदर ऑफिसर्स पे भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि अरेस्ट तो वो भी कर रहे हैं। तो अगर हम उन पे 167 नहीं लगाएंगे तो उनके पास अनलिमिटेड टाइम के डिटेंशन की पावर आ जाएगी विच मे अमाउंट टू अनलॉफुल डिटेंशन। तो टू प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन हम इन सब ऑफिसर्स को भी 167 से रिस्ट्रेन करेंगे। सो दैट वाज गिवन। ओके, ऑल्सो इन द केस ऑफ सीबीआई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल वर्सेस अनुपम की क्या बोला गया था, एक बार 15 डेज का पीरियड एक्सपायर हो चुका है, इसके आगे पुलिस कस्टडी नहीं ग्रांट होगी, ओनली जुडिशियल कस्टडी विल बी ग्रांटेड, दैट टू टोटल पीरियड या तो 90 डेज या तो 60 डेज इंक्लूसिव ऑफ 15 डेज। ओके, फिर ये भी हमने पढ़ा विथ रिस्पेक्ट टू 60 और 90 डेज कस्टडी, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द इन्वेस्टिगेशन वाज कंटिन्यूइंग, चार्जशीट हैज नॉट येट बीन फाइल्ड। ओके, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी जो है वो या तो 60 डेज है या 90 डेज है, और अगर ये कस्टडी के जो डेज हैं ये एक्सपायर हो चुके हैं बट इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल नॉट कंप्लीट, तो यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब और आगे डिटेंशन नहीं कर सकता है एंड द अक्यूज्ड विल गेट अ राइट टू बेल। ये डिफॉल्ट बेल कहलाएगी क्योंकि the accused gets bail by way of default due to non-completion of the investigation within 60 or 90 days. However, he is not allowed to walk free after such days. उसको बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर GM satisfied है कि requisite period of investigation is over and charge-sheet अभी तक फाइल नहीं हुई है और बेल फाइल कर दी गई है उससे पहले ही, तो बेल ग्रांट कर दी जाएगी। All right, this is a case संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बोला गया था कि अगर डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन फाइल करी गई है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसी दिन उस एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा। फर्दर हियरिंग डेट आगे की और उस एप्लीकेशन पे जो हियरिंग की डेट होगी वो और आगे की नहीं होगी, वो उसको उस एप्लीकेशन पे उसी दिन डिसाइड करना है क्योंकि 90 और 60 डेज इज द फिक्स्ड टाइम। उससे ज्यादा आप इवन बेल एप्लीकेशन की हियरिंग के लिए भी उसको डिटेन नहीं करोगे। सो दैट इज द मैक्सिमम, उसी दिन डिसीजन देना होगा। ओके, इन उदय मोहन लाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट वाज हेल्ड दैट डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन की गई
लेकिन सपोज उसकी डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन में जो ग्राउंड्स थे उससे मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने उसकी डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन या तो जेन्युइनली रिजेक्ट कर दी या मैलिफाइड इविल इंटेंशन से रिजेक्ट कर दी है, इरोनियसली, गलती से। ओके, तो अक्यूज्ड जो है वो उस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। अब जब अक्यूज्ड ने अपील कर दी, अपील करने के बाद बाय चांस द पुलिस ऑफिसर फाइल्स द चार्जशीट एंड अपील इज स्टिल गोइंग ऑन इन द हायर कोर्ट, तभी भी जो राइट टू बेल है इट विल नॉट गेट रिजेक्टेड, उसका राइट टू बेल फिर भी रहेगा एंड अक्यूज्ड विल गेट द राइट टू बेल, अक्यूज्ड विल गेट द डिफॉल्ट बेल। ऑल राइट, तो सब्सिक्वेंट चार्जशीट के केस में भी राइट टू बेल उसका फिर भी रहेगा। एक केस और आता है दिनेश दालमिया वर्सेस सीबीआई, दिनेश दालमिया वर्सेस सीबीआई। इस केस में क्या बोला गया है? इस केस में बोला गया है कि पुलिस ऑफिसर जस्ट टू अवॉइड डिफॉल्ट बेल, जस्ट टू अवॉइड, अब उसको पता था वैसे 90 डेज का टाइम पीरियड लिया पूरी कस्टडी के लिए, अब 90th डे पे उसको ये फील हुआ पुलिस ऑफिसर को कि इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अगर आज लास्ट डे है, अगर मैंने आज चार्जशीट फाइल नहीं करी तो कल से उसको डिफॉल्ट बेल की पावर मिल जाएगी और वो बेल एप्लीकेशन डाल देगा तो उसको बेल मिल जाएगी। तो जस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, जस्ट टू प्रिवेंट द अरेस्ट फ्रॉम फाइलिंग द बेल एप्लीकेशन, वो फॉल्स चार्जशीट फाइल कर देता है विच इज एन इनकम्प्लीट चार्जशीट। तो इस केस में भले ही उसने एक चार्जशीट फाइल करी है 90th डे पे, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90th डे, बट क्योंकि वो इनकम्प्लीट या फॉल्स है तो अक्यूज्ड विल स्टिल ग्रांट डिफॉल्ट बेल, उसको फिर भी डिफॉल्ट बेल मिलेगी, उसको फिर भी डिफॉल्ट बेल मिलेगी। बट अगर चार्जशीट जो है फाइल हो चुकी है, बट वैसे तो वो एक कंप्लीट चार्जशीट है, बट उसमें कुछ रिपोर्ट्स अभी भी एब्सेंट है, फॉर एग्जाम्पल किसी मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं लगी है उसमें, बाकी ओवरऑल कंप्लीट है, बस एक रिपोर्ट लगनी बाकी है, तो उसको कंप्लीट माना जाएगा, इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा एंड बेल एप्लीकेशन या डिफॉल्ट बेल का जो राइट है इट विल गेट रिजेक्टेड। ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, चार्जशीट जो है वो वैसे कंप्लीट है बट पुलिस ऑफिसर ने ये स्टेट किया है कि ये तो मेरी चार्जशीट है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की, बट मुझे और कुछ इन्वेस्टिगेशन भी इस पे करनी है, स्टेटेड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। यहां पे भी डिफॉल्ट बेल का जो राइट है ये डिफीट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली तब खत्म होती है जब इंक्वायरी शुरू हो जाती है, जिसपे सिर्फ अब कॉग्निजेंस लिया गया है। यहां पे इसने फर्स्ट पुलिस रिपोर्ट, फर्स्ट चार्जशीट अभी तक दी है, लेकिन अभी ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा और एक फाइनल चार्जशीट आनी बाकी है, तो वो आएगी उसके बाद ही इंक्वायरी शुरू होगी, क्योंकि कॉग्निजेंस उसी पे लिया जाएगा। तो इसीलिए इस केस में भी उसका राइट टू डिफॉल्ट बेल जो है इट विल गेट डिफीटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 167, सेक्शन 56, सेक्शन 57। हमने आज पहले 56 पढ़ा, देन हमने 57 पढ़ा। ये दोनों जो है ये सेफगार्ड्स है, बट इनका एक एक्सेप्शन है। 167 के अंदर हमने 167 की सारी टेक्निकलिटीज को पढ़ा है आज, एंड इसके बाद हमने 167 से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे डिफॉल्ट बेल का या फिर कोर्ट्स पावर अंडर सेक्शन 309। ओके, इससे रिलेटेड कई सारे हमने केसेस पढ़े हैं, तो इसीलिए डिफॉल्ट बेल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्शन 167। तो हमने आज ये सारी चीजें आज के लेक्चर में कवर करी हैं, एंड फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेक्शन 167 is the most important section of CRPC from exam point of view. And exam से I mean prelims, mains
एंड इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंटली। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है अगर सीआरपीसी में से किसी सेक्शन में पूछे जाते हैं तो दैट इज सेक्शन 167। सेक्शन 167, क्योंकि सेक्शन 167 एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर कई सारे हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो जिस पर्सन ने सेक्शन 167 की इंट्रिकेसीज को पकड़ के समझ लिया है उसके लिए इंटरव्यू प्रोसीजर विल बी वेरी इजी, क्योंकि इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। प्लस मेंस में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एंड प्रीलिम्स में आपसे टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन की दी जा सकती है, और मेंस में इवन ये लोग फैक्चुअल क्वेश्चंस भी दे देते हैं कि एक पर्सन को अरेस्ट किया, इतने टाइम के लिए इसको पहले रखा, देन प्रोड्यूस बिफोर द जेएम, देन इतनी पुलिस कस्टडी और देन जेएम ने इतनी पुलिस कस्टडी और दे दी, देन जेएम ने सिर्फ जुडिशियल कस्टडी दी। तो टोटल टाइम पीरियड आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 57, सेक्शन 56 एंड सेक्शन 167 एज वेल, एंड देन यू विल हैव टू डिसाइड कि वो जो डिटेंशन था इट वाज अ लॉफुल डिटेंशन या इट वाज एन अनलॉफुल डिटेंशन। सो वो मेंस में कई बार ऐसा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी टेक्निकल सेक्शन, एंड प्रीलिम्स में ये लोग इस टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड इंटरव्यू में मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू में सेक्शन 167 से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सेक्शन 167 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज like read it twice, thrice or n number of times, but just understand the intricacies of this section. It is very important. All right, so this is all for today's lecture, and in the upcoming classes we'll be doing the further procedure of investigation. 176 तक आपका टोटल इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर चलेगा, 167 तक हमने कर लिया है। इसके आगे के जितने भी सेक्शंस हैं अब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ये थ्योरेटिकल सेक्शंस है ज्यादातर। जो टेक्निकल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन था वो यहां तक था मेनली, लेकिन इसके आगे के भी इंपॉर्टेंट है, बट दोज आर लेस टेक्निकल, मोर ऑफ थ्योरी। सो वील बी डूइंग दोज सेक्शंस इन द अपकमिंग क्लासेस, एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।